बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा जी। बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन करके। लग ही नहीं रहा था कि, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप अपनी पुरानी यादों को जी रहे थे। वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे, वो ऐसा लग रहा था कि आज आप वहीं पहुंच गए थे जब आप हम लोगों से ये सब साझा कर रहे थे। चलिए, जब यादों की बात हो रही है तो यादों की गंगा जमुना के बारे में भी बात की जा सकती है। तीर्थराज प्रयागराज की बात हो और गंगा जमुना सरस्वती अर्थात संगम की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रयाग में गंगा जमुना के मिलन स्थली संगम पर सरस्वती भले ही अदृश्य हो, लेकिन साहित्यिक क्षेत्र में सरस्वती का प्रवाह पूरे वेग से होता आया है। जिन साहित्यकारों ने इसमें गोता लगाकर स्वयं को प्रतिष्ठित किया है, उसमें अग्रणी कहे जा सकते हैं रविंद्र कालिया जी। इलाहाबाद उनकी सांसों में रच बस गया था। उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र गंगा जमुना 1993 में स्टार्ट किया और इसी के मार्फत मोहल्लों और गलियों से उन्होंने हर किसी को जोड़ने का सफल प्रयास किया था। इलाहाबाद के अतीत, वर्तमान, खान पान, रहन सहन, पर्व और संस्कृति से उन्होंने लोगों को जोड़ा। जीवन के अंतिम दिनों तक युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित करने का उनका भरकस प्रयास रहा, जो कि हम बहुत लोगों से सुनते चले आ रहे हैं। जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है, तब से हम बहुत लोगों से ये बात सुन ही रहे हैं बराबर। तो यहाँ कहकशा के कुछ जाने माने लोग हैं जो गंगा जमुना साप्ताहिकी के अभिन्न अंग रहे हैं। उनके पिटारे से अभी भी न जाने कितने रंग बिखरने के लिए मचल रहे होंगे, ये तो वही लोग जानते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार और करते हैं, पहले अनिरुद्ध जी को बुलाते हैं जो कि आ चुके हैं हमारे बीच में। उनका हम स्वागत करते हैं। अनिरुद्ध जी रविंद्र जी और ममता जी के बेटे हैं। अभी जहाज़ लैंड हुए शायद 45 मिनट ही हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आके। और नमस्ते यश भाई। आदरणीय डॉक्टर खोपर जी, डॉक्टर मिसेस अभिलाषा खोपर जी, आनंद भाई, इनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, माँ, यश भाई पीछे बैठे हैं, और आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। पापा की, रविंद्र कालिया जी की स्मृति में इस आयोजन को करने के लिए और उनकी याद को वापस जीवंत करने के लिए आप सबका हम पूरे परिवार से आप सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। इलाहाबाद में जब जहाज़ लैंड हुआ तो मैं बता नहीं सकता कि कितनी चीज़ें उमड़ती हैं दिल में। और आज भी आसान नहीं होता। माँ ने बहुत सारी चीज़ों को वापस साझा किया जो जीते जी इलाहाबाद में लिखी, पापा ने लिखी, गालिब छोटी शराब, खुदा सही सलामत में लिखी बहुत सारी चीज़ें। आप सब ने तो पापा का साहित्य पढ़ा हुआ है काफ़ी। मेरा जो जीवन है वो पूरी तरह से एक साहित्यकार के साथ, दो साहित्यकारों के साथ रहना बड़ा जटिल जीवन था, क्योंकि 9 साल की उम्र तक मैं ये सोचता था कि शायद सभी लोग साहित्यकार होते हैं, क्योंकि हर आदमी घर में कागज लेके आ जाता है। तो 9 साल मतलब मैं चौथी कक्षा में शायद था, और मुझे लगता था कि हर आदमी शायद लिखता ही है, राइटर ही होता है। और दूसरा जो था जीवन का, केओस शब्द का हिंदी क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा केओस कि आज के बच्चे जैसे टिकटॉक और वो देखते हैं ना, वीडियो, इंस्टाग्राम देखते हैं, मेरे लिए वो जीवन एक अनवरत चलने वाला इंस्टाग्राम का रील था कि आनंद भाई मिलने आएंगे, अचानक एक भभूत डाले कोई आदमी कब्रिस्तान से आ जाएगा और अपना परिचय देगा कि मैं फलाना मालवीय हूँ और मैंने कब्रिस्तान में कपाल क्रिया कैसी होती है उस पर आर्टिकल लिखा है और तुम्हारे पिताजी को देना है।
तो मेरा मन करता था कि इसको मार के निकाल दिया जाए, क्योंकि एज अ एक 13-14 साल 15 साल का जो लड़का है, जो बड़ा हो रहा है, जो थोड़ा खोया हुआ है जीवन में, और उसके पिताजी जो हैं वो उनको इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से, जीवन के अलग अलग संदर्भों से लोग मिलने उनको आ रहे हैं, और वो हर इंसान को टाइम देते थे, हर इंसान को समय देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो समय मेरा भी चोरी होता था उसमें, करेक्ट। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने भी समझौता अपने जीवन को उसी हिसाब से ढाल लिया था। तो मुझे पता था जब उमेश नारायण शर्मा जी शाम को आएंगे तो उनका स्कूटर वो लॉक नहीं करते। तो 45 मिनट में LML वेस्पा चलाता। ऐसे ही घर में माँ और पापा जो थे, शायद हमारे घर में जितने अखबार आते थे, छोटा मोटा अखबार का दुकान तो बाहर ही लग सकता था रोज, क्योंकि साप्ताहिक हिंदुस्तान, इलस्ट्रेटेड वीकली, सारिका, पराग, ये सारे तो मैंने देखे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, जो भी, अमृत प्रभात पत्रिका। तो एक समय के बाद जब मेरी ज़रूरतें बढ़ी तो मुझको ये इस बात समझ में आ गई कि घर में हर वक्त 40-45 किलो रद्दी जो है रेडीली अवेलेबल है। और मैंने नखास कोने के पास एक रद्दी वाले को सेट भी कर लिया। तो 3.5 रुपए किलो में वो मुझसे रद्दी ले जाता था। पापा मम्मी इतने ज़्यादा व्यस्त थे, माँ का कॉलेज भी था, माँ का साहित्य भी था, हमको संभालना भी था, पापा के नखरे, पापा के सारे दोस्त यार माँ के भी थे। तो माँ को तो पता ही नहीं था नीचे क्या हो रहा है, और हम 3.5 रुपए किलो में जो है बहुत ऐश कर। उस वक्त कोका कोला 60 पैसे का आता था, मैंने इतना कोक पिया। तो जैसे जैसे पापा और माँ का जीवन था, उस जीवन के इर्द गिर्द हमने अपना फील्डिंग सेट कर ली थी। और बहुत बाद में ये पता चला कि एक राइटर का जो जीवन होता है, लेखक का जीवन कितना मुश्किल होता है। और मेरे पिताजी का स्वाभिमान इतना था, मुझे अब याद आता है जब मैं पीछे देखता हूँ, बिकॉज इंग्लिश में मैंने कहीं पढ़ा था, वो दिस वन सेंटेंस रिमेन्स विद मी ऑलवेज, दैट लाइफ इज लिव्ड फॉरवर्ड बट अंडरस्टूड बैकवर्ड्स। और अब मैं जब पीछे रिवाइंड करके देखता हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ये तो इसलिए होता था, मुझे पता ही नहीं था। तो मेरा सवाल था, तो सिविलाइज जाना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, और रानी मंडी से सिविलाइज जाना जैसे कि बॉम्बे से हॉलीवुड जाना। और मैं जब लौटता था तो पापा से पूछता था कि ये सिविलाइज में तो पापा सब अंधेरा हो जाता है 9 बजे के बाद, और अपन जब वापस रानी मंडी आते हैं तो पूरा गुलजार रहता है 12 बजे तक। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात मुझे बताई, आज भी मुझे याद है, क्योंकि वो बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी चीज़ बोल देते थे। बोला बेटा, मेहनत का आदमी शाम को आता है तब जाता है बाजार करने, संभ्रांत आदमी आता है और सो जाता है, उसके घर में रोटी की कमी नहीं होती। नाउ ये एक ऐसी रेवलेशन है मेरे लिए, जैसे जैसे मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है मैं इसको रिलेट कर पाता हूँ। और ये बात एक ऐसे उन्होंने बोल दी, और अगर शायद मुझे याद भी ना रहती, लेकिन मेरे जीवन के जो अनुभव हैं वो धीरे धीरे ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये बातें मुझे याद रहें, मेरे अंदर रहें। सेकेंड ईयर BA की बात है, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया, और तब तक मुझे इस बात का कोई इल्हाम एहसास नहीं था कि जीवन में कुछ बनना भी होता है। वो आजकल के बच्चे 8वीं कक्षा से LN में कोचिंग करते हैं, हमको सेकेंड ईयर BA में भी एहसास नहीं था कि जीवन में कुछ बनना भी होता है। तो श्री दीपक दत्ता मेरे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे, और डॉक्टर साहब और दीपक दत्ता और उमेश नारायण शर्मा, आनंद भाई, बहुत जमघट होता था। तो एक बार दीपक दत्ता जी ने पापा को कहीं आइडिया दे दिया कि इसको कमिश्नर बना दो लड़के को। अब कैसे बनना है वो किसी लेखक को पता नहीं है, उसके लिए कौन सा एग्जाम चलेगा, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, किताब कहाँ मिलती है, कैसे पढ़ना होता है, कोई गाइडेंस नहीं। लेकिन 9 बजे के बाद ये डिक्लेयर हो जाता था कि अन्नू को कमिश्नर बनना है।
वो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की दया है कि मैं नहीं बना। मंडल वंडल आ गया, वो सब हो गया। सेकेंड ईयर बीए में मेरा परिचय मेरी पत्नी से पहली बार हुआ था। प्रज्ञा उसका नाम है, उस वक्त प्रज्ञा सिन्हा नाम होता था। तो मुझे याद है हमारे घर में ना ऐसा महिला मित्र को लाने का कोई ऐसी हमारी बंदिश नहीं थी। अब लोग फ्लॉन्ट करते हैं, टिंडर करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, उस वक्त कालिया जी के घर में ऐसा बिल्कुल पूरी तरह से डेमोक्रेसी थी। महिला मित्र अगर आ गई, लड़की आ गई तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत। तो प्रज्ञा जब पहली बार घर आई मिलने के लिए ऐसे ही, तो मुझे याद है कि पापा ने शायद उसको कभी देखा होगा, क्योंकि हॉस्टल में रहती थी, सरोजनी नायडू हॉस्टल। तो पापा ने अपने अंदाज में मुझसे पूछा कि क्या नाम है इस लड़की का। तो उसने बताया मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं अनिरुद्ध के साथ पढ़ती हूँ इकोनॉमिक्स में। उन्होंने एक सवाल पूछा, तुम पढ़ाई में इससे अच्छी हो या इससे खराब? फर्स्ट, हमें पहली बार वो मिल रहे हैं, अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो सोच ले कि कितनी मेहनत से इलाहाबाद में किसी लड़की को, आप अगर घर आ रही है लड़की पहली बार, तो उसको थोड़ा सा तो बोले कि तुम पढ़ाई में अन्नू से बेहतर हो या अन्नू से खराब। तो वो बेहतर ही नहीं थी, वो बहुत बेहतर थी, हमारे क्लास की टॉपर थी वो। तो उसने बोला नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ इससे अनिरुद्ध से। बोले तब ठीक है। एक ही वाक्य में उन्होंने मुझे संदेश भी दे दिया और स्वीकृति भी दे दी। और ये उनकी एक कला थी जो मुझे अब मुझे इस उम्र में, जब मैं 50 का हो गया हूँ, तब मुझे समझ में आ रही है कि ये कैसे वो बहुत छोटे में, बहुत संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात बोल जाते थे। और कभी उन्होंने जो है, एक बात मुझे और जैसे याद आ रही है कि इलाहाबाद प्रेस पापा चलाते थे, और उसमें बहुत तकलीफ उन्होंने पाई। और उनकी लेखनीय और उनका जो जीवन था और उनकी जो मंडली थी, उसको कभी पता नहीं चलता था कि ये इंसान क्या स्ट्रगल सह रहा है इलाहाबाद प्रेस चलाने में। वो कभी अपना दुख आपसे शेयर नहीं करते। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब इस जीवन के इतने सारे वो झेलने के बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। जीवन के एक संदर्भ से दूसरे में बड़ी जल्दी मेरी चीज़ें जो हैं मैं वो कर देता हूँ। और हमारे एक बड़ा अजीब वाकया है, बरसात होती थी तो हमारे प्रेस के ऊपर एक छत नहीं थी, तो खपरेल था। मेरे क्रिकेट में इंटरेस्ट की वजह से खपरेल हमेशा टूट जाते थे। अब नीचे प्रेस में अगर आप कागज़ का काम करते हो और बैठन में अगर कागज़ रखा है और प्रिंट होके, अगर बेसिक की किताबें ऐसे प्रिंट होके रखी हैं जो दफ्तरी के यहाँ जाएंगी, अगर वो भीग जाए तो अब तो ख़त्म हो गई पूरी मेहनत। अगर कागज़ भीग जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो अक्सर मुझे कहते थे, बेटा क्रिकेट मत खेलो, खपरेल टूट जाता है, पैसे नहीं है खपरेल वापस डलवाने के लिए। और खपरेल का ऐसा था कि एक बार में पूरी खपरेल बदलवानी पड़ती है, ऐसे एक ईंट आपको नहीं मिलती है। तो मुझको याद है वो अपना बजाज चेतक लेके कहीं जाते थे, वो सुलेम सराय की तरफ जहाँ पे भट्टा होता था, और वहाँ उससे बात करके आते थे कि भाई घर पे आके खपरेल बदल दो, अन्नू ने सारे खपरेल तोड़ दिए। और इस तरह की जटिलताएं उनके जीवन में थी, जो उनके बहुत सारे मित्रगणों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती थी। और ये एक इंसान का इतना ज़्यादा विराट होना और इतना अपने जीवन को ऐसा अलग अलग उसमें बांट के रखना, ये बड़ा, मैं इस चीज़ का बहुत कायल हूँ। तो मेरे पिता नहीं होते तो भी मैं कायल होता इस चीज़ का। और तभी काफ़ी दिल भरा हुआ है, इसलिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन अनिरुद्ध जी, आपके नॉस्टैल्जिया ने शायद सबको टच किया है। और आपने इतनी सारी जो बातें बोली, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी बात बोली
लाइफ इज़ लिव्ड फॉरवर्ड बट अंडरस्टूड बैकवर्ड्स। हमारी ये जो जर्नी है यादों की गंगा जमुना की जो हम बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली इसी चीज़ को डिपिक्ट करता है। आगे बढ़ना है पर पीछे जो कुछ हुआ है उन सब यादों को सहेज के उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए, अपने अंदर डालते हुए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक्सपीरियंसेस तो पीछे से ही आते हैं।